देखिए, एक सीरीज चल रही है हमारे यहाँ पर, जितने भी छात्र सफल होके आ रहे हैं ना, वो अपनी अपनी अ, जो मोटिवेशन स्पीच है या जो भी आपको बताना चाह रहे हैं, वो एक एक छात्र काउंसलिंग के बाद यहाँ पर आ रहे हैं। और मैं आज मिलवाना चाह रही हूँ आपको संगीता ननोमा से। ये भी हमारी बहुत अच्छी बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं और बहुत बड़े संघर्ष के बाद इन्होंने सफलता प्राप्त की है। तो देखिए, मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि 1-2 साल का संघर्ष तो आपको करना ही है और उस संघर्ष के बाद सफलता निश्चित रूप से प्राप्त होगी। ये अपनी जो कथा है, अपनी जो स्टोरी है, अपने बारे में बताना चाह रही हैं संगीता ननोमा। तो मैं चाहती हूँ कि आप जितने भी छात्र हैं यहाँ पर, उनको बहुत सारी बधाइयां दें, क्योंकि वो एक ही वर्ष में पुनः अभिषेक और हंसा जी के समान ही एक ही वर्ष में 2-2 सफलता लेकर हमारे यहाँ पर आई हैं, आपको मोटिवेट करने के लिए, अपनी स्टोरी सुनाने के लिए, अपनी बात आपको बताने के लिए। तो मैं बुलाना चाह रही हूँ संगीता ननोमा को। आ जाओ। बहुत खुश हूँ। आ जाइए। ये है संगीता ननोमा। अब ये कुछ बताना चाह रही हैं आपको। मैं चाह रही हूँ कि आप सभी इनसे सीख लें, आप इनकी जो बातें हैं उनको आत्मसात करें, है ना। चलिए। हाँ संगीता, बात कर सकते हैं आप बच्चों से। हाँ मैम, सबसे पहले माँ शारदे को नमन एवं विवेकानंद क्लासेस समस्त परिवार को मेरी तरफ से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सबका। एवं मैं आप सबके हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की शुभकामना देती हूँ। और नए साल की शुभकामनाओं के साथ ही मेरे को यहाँ मैम के पास आने का मौका मिला। सबसे बड़ा ये मेरे लिए बहुत अच्छे खुशी का दिन है आज। 2024 में मैं 2023 में सिलेक्शन हुआ और 2023 में न्यू ईयर में मैम को मिलने के लिए आई। आप सभी से मैं मिल पा रही हूँ और इस स्टेज पे मुझे आने का मौका मिला। ये मेरे लिए आज बहुत बड़ी खुशी का दिन है। और मैम के लिए भी मैं मतलब मन से मैम के लिए क्या बोलूँ, मेरे लिए शब्द भी कम पड़ जाए, इतना मतलब मैम के लिए मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ, इतना है बस। बाकी आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ है नए साल की, 2024 की। आप सबका सिलेक्शन हो। बस मैं सबसे पहले मैम से जुड़ी, मेरे बीएड होने के बाद जब भी मैं मैम से जुड़ी तो मैं जैसे ही मैं मैम से कोचिंग करी, मैंने ऑफलाइन कोचिंग ली थी सबसे पहले। 2018 में मैंने ऑफलाइन कोचिंग ली मैम से। मुझे उस टाइम कुछ भी पता नहीं चल रहा था, मतलब कि कैसे संस्कृत पढ़नी है, कैसे तैयारी करनी है, क्या करना है, क्या कंपटीशन होता है और अपन को कितनी तैयारी करनी है, कितने टाइम पढ़ना है, कुछ भी नॉलेज नहीं था, कुछ भी नहीं। मतलब फिर संस्कृत में मेरी रुचि भी नहीं थी पहले। बस मैंने बीए में फर्स्ट ईयर में आके संस्कृत को रख लिया, वहाँ सब रख रहे हैं। मेरे सब्जेक्ट तो इकोनॉमिक्स था, फिर मैंने हटा दिया और बोर्ड फॉर्म में क्या भरा, संस्कृत भर दिया। फिर बीएड भी मैंने शास्त्री से कर ली। उसके बाद में फिर अब पता चला कि अब शास्त्री में सेकंड ग्रेड शास्त्री से मैंने बीएड कर ली, तब संस्कृत से तैयारी करनी चाहिए यूँ। तो फिर मुझे पता नहीं था मैम के बारे में। फिर हमारे जो मतलब उदयपुर से मिलने वाले थे, उन्होंने मैम के बारे में हमको सब बताया, यहाँ पे मैम पढ़ाते हैं, अच्छा है यूँ। पहले फिर हम मैम से जुड़े, फिर हमने कोचिंग ली मैम से। तो 18 में मेरा शास्त्री से मेरे टीएसपी में 2 सीटों पे सिलेक्शन हुआ था। मैं काउंसलिंग के लिए भी गई और मेरे नंबर भी अच्छे आ रहे थे। पर फिर मेरे क्या है, बीए है जो मैंने एसबीपी कॉलेज गवर्नमेंट वो उससे करी, तो मेरे शास्त्री से बीए करनी थी जो मेरे जनरल से बीए की, तो फिर मुझे वहाँ पे अपात्र कर दिया। और फिर सामान्य वाली सेकंड ग्रेड में थोड़े नंबर से रह गई। फिर मुझे पता चला अब मेरी कमियां क्या कहाँ पे रह गई है, कहाँ पे मैंने मतलब कमी छोड़ी है। इसके बाद फिर हमने कोरोना आ गया, उसके बाद में शादी भी हो गई 2019 में शादी के बाद में अब आप भी सब शादीशुदा होंगे ही और सबको पता है शादी के बाद में अपने जीवन में कितना संघर्ष आता है। उस संघर्ष वाली ज़िंदगी से अपन को गुजरना कितना मुश्किल पड़ता है। और फिर ऐसे में एक बच्चा, छोटा बच्चा भी था। अब बच्चा 3, 6, 7 महीने का हुआ, रीट आई, फिर वापस हमने वो रीट की तैयारी करी। तो फिर रीट की तैयारी करी, 7 महीने का बच्चा लेके आई मैं उदयपुर में तैयारी करने के लिए। फिर बच्चे को रखने के लिए सिस्टर को रखा साथ में। फिर अब बच्चे को रखा, सिस्टर को भी रखा, उसने रखा भी सही और रीट क्या हुई, कैंसिल हो गई 18 वाली। फिर तब इतना मतलब दिमाग में इतना प्रेशर आ गया, अब सबको क्या जवाब देना,
और जवाब देने के साथ साथ में भी आप सबको शादीशुदा लाइफ में पता ही है कि अपने जीवन में कितने ताने मिलते हैं, जहाँ पे ही कहो उधर से इधर के आप अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। और एसटीसी से बाद वाले थे उन सबका सिलेक्शन हो गया था, और हम बीएड वाले थे वो सब बैठे बैठे यही देख रहे थे हमारा सिलेक्शन कब होगा कब होगा। तो कुछ भी हासिल नहीं हुआ, फिर रीट कैंसिल, फिर वापस ये सेकंड ग्रेड आई 2022-23 वाली, मतलब वो उस सेकंड ग्रेड में हमने वापस मैम से, मैं बच्चा था छोटा उसकी वजह से मैं मैम से ऑफलाइन नहीं आ पा रही थी, तो मैम के पास आके मुझे मैम ने भी वो बहुत अच्छा काम करा। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में पहले ऑफलाइन चल रही थी, ऑफलाइन से उन्होंने ऑनलाइन कोर्स मतलब कोचिंग स्टार्ट करी। वो उसके लिए मैं एक बार मैम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि हमारे जैसे का मतलब हम जो ऑफलाइन नहीं आ पा रहे थे उनके लिए बहुत अच्छी सुविधा हो गई। मतलब कहने का मतलब कि हम जहाँ चाहो वहाँ, जहाँ मतलब बैठ के पढ़ना चाहे वहाँ पे कम से कम बैठ के पढ़ तो सकते। तो फिर मैंने ऑफलाइन की जगह फिर मैंने ऑनलाइन कोचिंग ली मैम से, फिर मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन करी, फिर बच्चे को रखने के लिए सिस्टर को रखा, रूम पे रखा। फिर मैंने लाइब्रेरी में सुबह 7 बजे जाती थी, 7 बजे से वापस 1 बजे रूम पे जाके फटाफट बच्चे को नहलाना, उसको खिलाना पिलाना करके 2, 2:30 बजे 3 बजे मेरे 1.5 घंटे का मतलब मैंने टाइम बना रखा था, 1.5 घंटे में सब हो जाना चाहिए, खाना पीना बच्चे का सारा। फिर करके 2, 2:30, 3 बजे तो मैं लाइब्रेरी वापस पहुंच ही जाती थी। लाइब्रेरी जाने के बाद रात की 10 बजे वापस आती थी। बच्चा मम्मा अब आएगी यूं करते करते 8 बजे तक बच्चा वेट करता, कुछ भी कोई भी आके दरवाजा खोले गेट का, मम्मा आ गई यूं करके। फिर जाके बच्चा बार बार जाके देख के बेचारा वेट करके फिर सो जाता। जब मैं 10 बजे जाती तब बोलती सो गया, बस मेरी आवाज सुन के वो तुरंत उठ जाता। फिर ऐसे करके रात को सिर्फ हम मिलते हैं, सुबह 7 बजते ही वापस लाइब्रेरी, 4 बजे वापस उठ जाना, 10 बजे जाती, उसके बाद खाना वाना थोड़ा बहुत खा के फिर 12 बजे तक जो भी पढ़ना हो पढ़ के सोती, 4, 4:30 वापस उठ के फटाफट रूम का काम निपट के 7 बजे तो लाइब्रेरी वापस चली जाती। मतलब बच्चे का हमारे दोनों का मिलन बिल्कुल मतलब नहीं के। इसके बाद जैसे ही अपने एग्जाम आए, ये सेकंड ग्रेड के और रीट के एग्जाम आए, उससे पहले सेकंड ग्रेड हुई तो मैंने बच्चे को फिर घर पे छोड़ दिया। तो फिर इसके बाद में अपने पहले रीट हुई, मतलब सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ। फिर इसके बाद में वो 24 तारीख वाला पेपर आउट हो गया। जिस दिन 24 तारीख वाला पेपर आउट हो गया उस दिन तो मतलब पूछो ही मत, मैं डूंगरपुर में मतलब वहाँ गुरुकुल में मेरा सेंटर था। फिर वहां से नीचे उतरते तब हाथ पैर इतने धुजने लग गए कि अब मेरा क्या होगा, मैं क्या जवाब दूंगी सबसे। और मैं इतनी तैयारी के साथ, मैं इतने जुनून के साथ अपन बच्चे को सबको घर बार को दूर रख के 1 साल तक तो मैं न कहीं गई, मतलब न पीयर न कुछ भी, कोई रिलेशन नहीं, किसी से कोई फोन नहीं करना, कोई मतलब कहीं भी। अपने शादी के बाद में बहुत जगह जाना आना पड़ता है, सब रिश्ते नाते सब मैंने समाप्त कर दिया। 1 साल तक कुछ भी नहीं, बस मैं इधर ही बस पड़ी रही। और फिर मेरा एग्जाम 24 तारीख को जैसे ही अपन एग्जाम देने गए, फिर पेपर क्या हुआ, आउट हो गया। अब पेपर आउट हो गया, पहले हमने अच्छे से पेपर में 25 तक मैंने क्वेश्चन भी अटेंड कर लिए, जीके का पेपर था 24 को। फिर सर फटाफट बोले कि लाओ फटाफट कॉपियाँ और फटाफट ये आपका पेपर और ओमार सीट कलेक्ट करो। फिर हमने पूछा सर क्यों का जवाब बाद में मिलेगा, अभी नहीं हो। फिर इसके बाद में सर ने बोला कि सर एक बार ले लिए। इसके बाद में बोला कि आपका पेपर आउट हो गया यूँ। फिर इतना दिमाग खराब हुआ, जैसे तैसे गुरुकुल के गेट से बाहर निकली और जैसे तैसे रूम पे पहुंची। बेटा तो घर पे था, घर पे भी नहीं गई, एग्जाम दे के जाऊंगी, डूंगरपुरी रही वहाँ रूम पे। फिर इसके बाद में मतलब वहाँ जैसे तैसे रूम पे पहुंची और पूरा दिन रो के निकाला और न खाना खाया चाहे कुछ भी नहीं। बस मुझे यही दिखे कि अब मेरा क्या होगा, मैंने इतनी तैयारी की, बच्चे को छोड़ के तैयारी करी, अब मैं सबको क्या जवाब दूंगी, अब क्या होगा यूँ। फिर 26 को वापस हमारा सब्जेक्ट का पेपर था। अब सब्जेक्ट के पेपर को भी अच्छा से करना था। फिर भी उस दिन वाला पूरी नाइट और पूरा दिन तो ऐसे ही गया। फिर एक दिन का गैप था 25 को। फिर 25 को थोड़ा रिलैक्स करा। अब सब ने समझाया कि सबके साथ हुआ वैसा तेरे साथ भी होने वाला है, तो सबका होगा वैसे तेरे ही होगा, सबको पता है पेपर आउट हो गया। तो फिर मैंने थोड़ा मतलब मन में मतलब अब क्या करो, कंट्रोल तो करना ही पड़ता है। 26 को फिर पेपर था। फिर 26 तारीख को सब्जेक्ट का पेपर था। फिर वापस सब्जेक्ट का पेपर देने के लिए मैं गई, फिर पेपर दिया। इसके बावजूद घर पे आई, इसके बावजूद फिर भी मन नहीं लग रहा था। और फिर इसके बाद में 29 जनवरी को कोई हमारे वापस पेपर हुआ। फिर अपने ये रीट का पेपर था फरवरी में कुछ। फिर इसके बाद में 1 महीना तो मैंने वापस उस फर्स्ट पेपर की तैयारी करी।
तैयारी करी, फिर वो फर्स्ट पेपर दिया मैंने और उसके बावजूद फिर रीट के लिए मुझे 20 दिन मात्र मिले। तो बाद 20 दिन में फिर मैंने वापस रीट की तैयारी में जो होना होगा वो, अब सेकंड ग्रेड में मैं बहुत डरी हुई थी क्योंकि पहले वाला तो जीके का मेरा अच्छा सा पेपर मैंने देखा तो अच्छा लगा मुझे, अभी वाला मुझे थोड़ा टफ लगा। तो अब मेरा क्या होगा, यूँ करके फिर जैसे तैसे भगवान मेरे 40% बन जाए यूँ फिर 40% तो वाह, फिर भगवान 40% करते करते डरे हुए बहुत, इतनी मतलब पेपर दिया, पेपर दे के भी बहुत रोई, मतलब कि अब मेरा क्या होगा यूँ। फिर मैंने सारे नंबर पे आंसर की आने पर मिलाए तो मेरे 320 ही हो रहे थे, तो मैं डरी हुई थी और बहुत टेंशन में थी क्योंकि मेरिट तो हमारे पहले तो 323 को ही गई थी, तो अब और ज़्यादा जाएगी यूँ, तो मैं तो सिलेक्शन सेकंड ग्रेड में होगा कि नहीं होगा डरी हुई थी। फिर रीट का पेपर हुआ, रीट के पेपर से पहले 2-3 दिन पहले मेरा बेटा बीमार हो गया और सेंटर आया था जयपुर। अब मुझे जयपुर सेंटर था तो एग्जाम देने जयपुर भी जाना था और इधर से बेटे को डूंगरपुर में एडमिट भी कर रखा था। अब मेरे सामने इतनी परिस्थितियां, मतलब उस टाइम ऐसे आ गई कि एसएस का पेपर भी पहले दिन देना था, फिर उसी दिन मुझे शाम को निकलना था जयपुर के लिए और बेटे को एडमिट कर रखा था डूंगरपुर हॉस्पिटल में। अब मेरा दिमाग बार बार हॉस्पिटल में जाए, अब मैं पेपर के बारे में सोचूं या बच्चे के मतलब क्या करूं, जो भी हो वो सब अच्छा ही होगा यूं करके बहुत अपने आप में इतना मतलब सहनशील कंट्रोल करके फिर एसएस का पेपर दिया। एसएस का देके शाम को जयपुर के लिए निकले, फिर जयपुर गए, फिर इसके बाद में पेपर दिया, फिर पेपर देके फिर जैसे ही शाम को वापस गाड़ी में बैठे, फिर वापस हमारे मैम का यूट्यूब पे वापस शुरू हो गया, मतलब सब पूरा बताने के लिए। तो बस फिर उस टाइम मतलब मैम का पूरा मतलब पेपर सॉल्यूशन देखते देखते हम आए। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि जीवन में संघर्ष भी बहुत आते हैं और उन सारों संघर्षों का सामना करते हुए हमें सब सफलता पाने के लिए बहुत कुछ त्याग भी करना पड़ेगा। बिना त्याग से तो हमें अपने जीवन में कुछ भी मिलना मुश्किल है। इसलिए मैं बस अपने मैम, मेरी तरफ से एक बार मैम के लिए बहुत अच्छे से अच्छे तालियां हो जाए। मैं मैम इतनी खुश हूँ कि मैम से कि मतलब मैं मैम की तारीफ करने के लिए मेरे पास शब्द भी कम पड़ जाए। मैम के मैंने मतलब इतना मैम से जो नोट्स है वो एक प्रकार के अपने रामबाणी लिखवाते हैं, यूँ समझ के बैठो आप। तो मैम के नोट्स के अलावा आपको कुछ भी नहीं खरीदना है। मैम ने भी आपको सबसे पहले यही बोला होगा कि बच्चों आपको 1 रुपये का भी मतलब बाजार से एक भी इतना भी कुछ भी नहीं लाना है, एक न तो गाइड खरीदनी है, न कुछ भी मॉडल टेस्ट खरीदना है, कुछ भी नहीं खरीदना है। मैम ने जो बोला वैसे ही एज इट इज पूरा अपन को करना है, जैसे मैम बोलते हैं वैसे ही करना है। और आपको मैम जितना मतलब आप सोच रहे होंगे कि ये नोट्स पढ़ लूँ, वो नोट्स पढ़ लूँ, ये गाइड पढ़ लूँ, वो गाइड पढ़ लूँ, कुछ भी नहीं करना है। न तो गाइड पढ़नी है, न दूसरे नोट्स पढ़ने हैं, न किसी के बहकावे में आना है। कोई बोलेगा उसके नोट्स अच्छे है, कोई बोलेगा वो नोट्स अच्छे है, न तो कोई नोट्स देखने। अपने आप पे विश्वास करो और विवेकानंद क्लासेस पे और मैम पे विश्वास करके अपन को अच्छे से अच्छे वो पूरे नोट्स है उसको ही रिवीजन करना है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप मैम के नोट्स के अलावा कुछ भी ना देखें, मैम के नोट्स ही पढ़े और बार बार रिवीजन करें, जितना हो सके उतना रिवीजन करें। और लास्ट में जो मैम की जो टेस्ट सीरीज थी उस टेस्ट सीरीज से मैं इतनी प्रभावित हुई कि मुझे है ना उस टेस्ट सीरीज से बहुत अधिक मतलब सीखने मिला। क्या सीखने मिला कि मेरा जो वीक पॉइंट था, वीक मतलब टॉपिक था कुछ भी, तो जैसे ही मैं टेस्ट देती तो उसमें मेरे नंबर आते ही नहीं। फिर मुझे पता चल जाता कि मेरे ये वाला टेस्ट मैम का है उसमें मेरे नंबर नहीं आए, मतलब मैं कहीं ना कहीं मेरी कमी है। तो मुझे इस कमी को दूर करना है, तो कैसे दूर करना है, तो फिर है ना वापस मैं दूसरे दिन वो वाला पढ़ती। फिर उसके बाद में फिर वापस मतलब ऐसे करते करते मैं बाद में लास्ट में जितनी टेस्ट सीरीज निकालते एक भी टेस्ट सीरीज छोड़ना मत। और रोज की रोज टेस्ट सीरीज तो आप कर दोगे, एग्जाम पेपर भी दे दोगे, उसमें रैंक भी बताएंगे कौन सी रैंक पे अपन हैं, कौन सी रैंक पे नहीं है। उसके बाद में आपको क्या करना है, मैम जब व्याख्या करवाएंगे ना उस व्याख्या को कभी मत छोड़ना। जिस टॉपिक की व्याख्या करवाएंगे वो व्याख्या अपने मतलब इतनी मतलब बहुत अच्छे से साबित होगी। उस व्याख्या से आप बहुत कुछ मतलब अभी तो पढ़ोगे टॉपिक, वो टॉपिक पूरा आपका अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, पूरा इतना कंप्लीट हो जाएगा। और आप है ना रोज की रोज व्याख्या सुनोगे, रोज का रोज टेस्ट दोगे, अपने पूरा सिलेबस आएगा, कौन से दिन को कौन सा टेस्ट है, कितने बजे का टेस्ट का टाइम है, कितने बजे की व्याख्या है, सब अपन को टाइम टू टाइम सारा देखना है। मैंने तो मेरा बच्चा छोटा था फिर भी मैंने बच्चा रो रहा है क्या कर रहा है कुछ भी नहीं, बस मेरा टाइम संभाला। मैडम के यूट्यूब पे टाइम मतलब कितने बजे लाइव अभी मैम मेरी क्लास शुरू होगी, कितने बजे व्याख्या होगी, कितने बजे टेस्ट आ जाएगा, बस मैंने यही खाना पीना सब होता रहेगा बाद में। सबसे पहले मेरे पढ़ाई मेरे लिए मेरे जीवन में सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट काम है। यूं करके
फिर मैंने और मैं मैम को पहले तो इतनी मेरे में समझदारी नहीं थी कि संस्कृत में कैसे पढ़ना है। जब मैम से जुड़ी तब मुझे इतना इंटरेस्ट आया संस्कृत पढ़ने का। पहले मुझे संस्कृत में बिल्कुल वीक थी, मतलब मैं जैसे ही मैम से मैं जुड़ी, मैं ऑफलाइन में पढ़ी मैम से, जैसे आप अभी बैठे हो वैसे ही मैं भी सामान्य ही थी, ऐसे ही बैठ के मैं पढ़ती थी, ऐसे ही बैठ के हम बस मैम यहाँ पढ़ाते और हम आराम से बस मैम को देखते पढ़ते यूं ऐसे ही थे हम भी। बस आए तब कुछ भी नहीं था, खाली हाथ आए थे, कुछ भी नहीं था हमारे पास, सब कुछ यहाँ पे आके सीखा। और मेरी 3rd ग्रेड में भी पोस्टिंग हो गई। मैं डूंगरपुर की रहने वाली हूँ, डूंगरपुर में सिसोद की रहने वाली हूँ। 3rd ग्रेड में मैंने 2, 2.5, 3 महीने की जॉब कर ली। अभी ये 24 दिसंबर 24 को हमको 2nd ग्रेड की स्कूलें मिल गई और मैंने 26 तारीख को 2nd ग्रेड में ज्वाइनिंग भी ले ली। अब न्यू सेशन में 2024 में सबसे पहले मेरी शुरुआत यहाँ मैम के यहाँ से हो रही है और अच्छे से अब फिर 2nd ग्रेड की स्कूल में जाऊँगी। 6 तारीख से वापस स्कूलें शुरू है तो फिर वापस अब स्कूल में जाएंगे। तो बस मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आप भी मैम जैसे पढ़ाए वैसे पढ़ो, रोज का रोज रिवीजन करो। और सबसे बड़ी बात ये एक मैम बोलते हैं, ये आप जहाँ पे भी किराया लेके रहते हो वहाँ पे आप मैम बोलते हैं ये वाली ट्रिक मेरी शॉर्ट ट्रिक लगा दो, ये वाली लगा दो, ये वाली लगा दो। फिर मैम ने क्या बोला कि आपके मकान मालिक बोलेंगे कि दीवार पूरी खराब कर रहे हो तो दीवार खराब कर रहे हो तो बोल रहे थे मैम कि आप बोलना कि है ना मेरे नौकरी लग जाएगी ना, मैं क्या करूँगी आपके कलर करवा दूंगी। तो वैसे ही मैंने सब कुछ करा। अभी भी मैं जैसे ही कल वापस रूम पे आई तो बस पूरे रूम में मेरे संस्कृत दिखे। तो पूरे रूम में मैंने जैसे बोला वैसे पूरा मैंने शॉर्ट ट्रिक जो भी बोला रोज का रोज मैंने लिख के जब तक नहीं लगाती तब तक भले मतलब चैन नहीं आता। बस वो जिधर जो फिर मैम ने बताया आप कुछ भी काम करो उनको देखते रहो, बस बाल बनाते रहो तब भी उधर इधर देखते रहो, कुछ भी काम करो। तो जैसे मैम ने बोला वैसे हमने हर बात को मैम की फॉलो करी और मैम मेरे जीवन में खुशियाँ लाए। इसके लिए मैं मैम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मैम मैं तो यहाँ अपने मेवाड़ प्रदेश मतलब इधर अपने दक्षिणी राजस्थान में मेवाड़ में ही मैम को सर्वश्रेष्ठ नहीं, मैम को पूरे राजस्थान में मैं इतना सर्वश्रेष्ठ मानती हूँ कि संस्कृत का चाहे आपको न तो साफल्य न जोधपुर कुछ भी नहीं, इससे ज़्यादा तो मतलब या तो मैम के लिए मैं मतलब क्या बोलूँ, कुछ भी नहीं। और इसके बाद में मैं अभी 2nd ग्रेड की ज्वाइनिंग होने के बाद में फिर अब मैं वापस कभी भी मौका मिलेगा तो वापस आपके पास आने का मौका मिला कि नहीं मिला, अभी छुट्टियां है तो जाके आ जाते हैं यूं करके। फिर इधर आपसे मिलने के लिए भी आ गए, आपसे भी मिलना हो जाएगा, मैम से भी मिलना हो जाएगा और हमारे पुरानी यादें विवेकानंद क्लासेस में वापस मिल के आते हैं। भले हम यहाँ से डूंगरपुर में सिसोद की रहने वाली हूँ बट मतलब पहले तैयारी कर रहे थे तब से यहाँ पे ही रह रहे थे तो बस फिर अब वापस आ गए तो मैंने कहा आप मिल के आते हैं यूँ। अच्छी बात तो इसके लिए फिर मैं सब आपसे मेरे 2024 में यही कामना करके जा रही हूँ आपके जीवन में खुशियाँ आए और सब अच्छे से अच्छे सफल हो। और इसी के साथ में बस मैं मेरे विराम देती हूँ। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। खुश रहो, ठीक है, हाँ, खूब मैम, सारी प्रोग्रेस करो, हाँ, है ना। हाँ, ये हाँ, केवल एक पड़ाव था, आपको हाँ। 1st ग्रेड करना है ना, 1st ग्रेड में हाँ, सिलेक्शन हाँ, लो और हाँ, आगे बढ़ो, ठीक है हाँ, ना। ठीक है।